एक अकेला आदमी, हजारों दुश्मन, पूरा स्टार थीव्स ग्रुप साफ। इस बार किन तियान को मिला ऐसा टैलेंट जो हर मार्शल आर्ट को तोड़कर नया बना देता है। फॉर्मलेस मार्शल आर्ट्स अवेकन। दिमाग में बना मार्शल हॉल। दुश्मन की हर चाल एक नजर में एक्सपोज। ये सिर्फ पावर अप नहीं है, ये शुरुआत है एक ऐसे मास्टर की जिसे कोई स्टाइल बांध नहीं सकता। डिस्क्लेमर, ये कहानी पूरी तरह से फिक्शनल है और सिर्फ एंटरटेनमेंट के मकसद से लिखी गई है। इस कहानी के सभी कैरेक्टर, नाम, जगह और घटनाएं लेखक की कल्पना है। अगर कहानी का कोई भी हिस्सा किसी जीवित या मृत व्यक्ति, किसी असली घटना या किसी संस्था से मिलता जुलता लगता है तो इसे महज एक कोइंसिडेंस समझा जाए। हमारा इरादा किसी भी जाति, धर्म, कम्युनिटी, संस्था या किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को हर्ट करना या किसी का अपमान करना बिल्कुल नहीं है। कृपया इस कहानी को खुले दिमाग से सुनें और सिर्फ मनोरंजन के तौर पर लें। यह कहानी सिर्फ 18 साल से ऊपर दर्शकों के लिए है। इसमें एक्शन, हिंसा, डार्क थीम्स और इंटेंस सीन शामिल हो सकते हैं जो कुछ लोगों के लिए डिस्टर्बिंग हो सकते हैं। ये पूरी तरह फिक्शनल है और इसका असल जिंदगी से कोई संबंध नहीं है। अगर आप 18 साल से कम हैं तो कृपया इसे न सुनें। एपिसोड 291, वॉरशिप्स का आगमन 2। कॉकपिट के अंदर एक पायलट कुर्सी पर पैर फैलाए बैठा था और बोरियत में स्टिमुलेंट पिल चबाते हुए बोला, क्या तुम्हें नहीं लगता हम हाल के दिनों में कुछ ज्यादा ही केयरफुल हो गए हैं? पिछला काम खत्म होने के बाद से माहौल टाइट है और किसी ने दोबारा काम शुरू करने की बात तक नहीं की। चुप रह को, पायलट ने उसे घूरा। ये रॉयल आर्मी है, क्या तुम्हें लगता है ये किसी मर्चेंट शिप को लूटने जितना आसान है? अगर अचानक तीखी अलार्म की आवाज गूंज उठी। बीप 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 वार्निंग, हाई एनर्जी रिएक्शन डिटेक्टेड। दोनों एक साथ उछल पड़े और कंट्रोल पैनल की तरफ झपटे। रडार स्क्रीन पर अचानक पास की दूरी पर 15 लाल डॉट्स उभर आए, जैसे साफ पानी में खून की बूंदें गिरी हों। ये नामुमकिन है। पायलट का चेहरा सफेद पड़ गया, उंगलियां तेजी से पैनल पर चलने लगीं। लॉन्ग रेंज रडार ने वार्निंग क्यों नहीं दी? होलोग्राफिक प्रोजेक्शन अपने आप खुला और उसमें 15 सिल्वर ग्रे वॉरशिप्स दिखाई दी जो भूतों की तरह अचानक सामने आ गई थी। उनकी बाहरी आर्मर पर खास वेव एब्जॉर्बिंग लेयर थी। आगे लगे मेन कैनन चार्ज हो रहे थे और मजल से खतरनाक नीली रोशनी झिलमिला रही थी। ये एम्पायर का शैडो ब्लेड स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है। को पायलट की आवाज डर से कांप गई। शैडो ब्लेड स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर में एम्पायर की सबसे एडवांस्ड स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लगी थी। बड़े लेवल की मिलिट्री वॉरफेयर में भी ये अपनी चमक दिखा सकता था और 100 हंट स्टार थीव्स की बेस शिप के रडार से इसे पहले डिटेक्ट करना लगभग नामुमकिन था। मेन पायलट स्क्रीन को घूरता रह गया। दूरी बेहद कम थी। प्रोजेक्शन में दिख रहा था कि सबसे नजदीकी दुश्मन शिप 100 किलोमीटर के अंदर है। स्पेस कॉम्बैट में ये लगभग आमने सामने होने जैसा था। अलार्म बजाओ। वू वू, कान फाड़ देने वाली आवाज पूरी स्पेसक्राफ्ट में फैल गई। हर कॉरिडोर और केबिन में लाल वार्निंग लाइट्स पागलों की तरह चमकने लगी। घबराई हुई सूचनाएं जहाज के हर कोने में पहुंच गईं। एम्पायर की वॉरशिप्स अटैक कर रही हैं। सभी लोग कॉम्बैट के लिए तैयार हों। कैफेटेरिया में स्टार थीव्स खाना खाते हुए अचानक रुक गए। प्लेटें और ट्रे नीचे गिर पड़ी। पहले कंफ्यूजन हुआ, फिर सीधा डर। उनके चेहरों का रंग ही बदल गया। कुछ देर बाद ब्लडी एरिना में अजीब सी खामोशी छा गई। लाल बालों वाले फैलाके के हाथ से वाइन ग्लास फिसलकर टूट गया और लाल वाइन उसके चमकते बूट्स पर फैल गई। वो आंखें फाड़कर बुदबुदाया, ये कैसे हो सकता है? एरिना के बीच खून से सने 2 स्लेव एक दूसरे को पकड़े हुए वहीं जम गए। स्टैंड्स में बैठे स्टार थीव्स की हालत ऐसी थी जैसे गले से आवाज ही निकलना बंद हो गई हो। एक सट्टा लगाने वाले के हाथ कांप गए और चिप्स जमीन पर बिखर गए। एम्पायर की वॉरशिप्स? फैलाके का डिप्टी हकलाया, उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उन्होंने हमें ढूंढ कैसे लिया? हमारा रूट तो क्लियर था। बकवास बंद करो। फैलाके ने दांत भींचे। बैटल की तैयारी करो। उसी पल कल्टीवेशन रूम में लिंगजुए की आंखें सिकुड़ गईं। उसके हाथ में पकड़ा एनर्जी क्रिस्टल स्टोन चटक की आवाज के साथ टूट गया और नीली एनर्जी उसकी उंगलियों के बीच से बहने लगी। हमेशा ठंडे और बेरहम रहने वाले सेकंड इन कमांड के चेहरे पर पहली बार गंभीरता दिखी। अलार्म की गूंज के साथ डार्क रेड ब्लड पूल अचानक उफान मारने लगा। गाढ़ा खून उबलते पानी की तरह हिलने लगा और अजीब सी आवाजें निकलने लगीं। अचानक छपाक, एक फिगर खून के तालाब से बाहर निकला। लाल तरल उसके शरीर से बहा, लेकिन जैसे ही वो काली रोब को छूता अजीब तरीके से गायब हो जाता। उसके चेहरे पर ब्लड रेड मास्क था और आंखों की जगह बस 2 रहस्यमयी चमक। उसने धीरे से हाथ उठाया और उंगलियों से खून की बूंदें टपकती रहीं। एम्पायर, उसकी आवाज भारी और खुरदुरी थी, जैसे किसी गहरी खाई से गूंज रही हो। उसमें हमेशा की शांति नहीं थी, बल्कि हल्की सी जिज्ञासा और शक था। इधर एक कमरे में किन तियान ने अचानक आंखें खोल दी। उसकी नजरों में तेज चमक दौड़ गई। फुश, वो लगातार टेलीपोर्ट हुआ और पहले से तैयार पॉइजन्स विडो और शोंग को यांग स्पेस में भेज दिया।
फिर वो दोबारा वॉइड में दाखिल हुआ, सीधा कॉकपिट की तरफ। कॉस्मोस की अंधेरी गहराइयों में एम्पायर के 15 शैडो ब्लेड स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर्स ने एक साथ फायर किया। चकाचौंध करती एनर्जी बीम्स फैसले की तलवारों की तरह वॉइड को चीरती हुई निकली और स्टार थीव्स की बाहरी डिफेंस लाइन को पल भर में तोड़ दिया। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। स्टार थीव्स द्वारा लूटे और बदले गए सिविलियन शिप्स एक के बाद एक फटने लगे। वैक्यूम में आग बिना आवाज के खिल उठी और मेटल के टुकड़े बेरहम आतिशबाजी की तरह चारों तरफ फैल गए। बेस शिप के कॉकपिट के अंदर शील्ड एनर्जी रिमेनिंग 67%। 59, 43। मैकेनिकल अलार्म ठंडे स्वर में आंकड़े सुना रहा था। मेन पायलट जहाज को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन एम्पायर का अटैक बहुत घना था। हर बार जब शील्ड पर हिट पड़ती, पूरा जहाज बुरी तरह कांप उठता। को पायलट ने गिरती ग्राफ लाइन देखी और उसका गला सूख गया। इस रफ्तार से हम 3 मिनट भी नहीं टिक पाएंगे। उसी पल जब कॉकपिट में निराशा फैल रही थी, अचानक जहाज की बाहरी परत से 3 तेज एनर्जी बीम्स निकली। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। 3 फिगर्स उल्काओं की तरह बाहर निकले और सीधे स्पेस में पहुंच गए। हर एक के चारों तरफ अलग एनर्जी फील्ड थी जो वॉइड में चमकती लकीरें छोड़ रही थी। लीडर्स हैं, को पायलट खुशी से चिल्लाया। खून जैसे चेहरे वाला लीडर डार्क रेड स्टेलर आर्मर में था। उसकी पीठ से खून जैसी बड़ी विंग्स फैली थी और हाथ में ब्लड रेड लॉन्ग स्वॉर्ड थी जिस पर अजीब सी बिजली लिपटी हुई थी। सेकंड इन कमांड लिंग जुए का स्टेलर आर्मर पूरा काला था जो स्पेस के अंधेरे में घुल रहा था। उसके दोनों हाथों में नीली एनर्जी लाइट ब्लेड्स थी और वो पीछे हल्की सी स्पेस डिस्टॉर्शन छोड़ रहा था। थर्ड इन कमांड फ्रॉस्ट मॉरिस आइस ब्लू स्टेलर आर्मर में था। उसके हाथ में क्रिस्टल जैसा आइस स्टाफ था और चारों तरफ अनगिनत आइस क्रिस्टल तैर रहे थे जो वैक्यूम में भी हड्डियां जमा देने वाली ठंड फैला रहे थे। तीनों उल्काओं की तरह आगे बढ़े और लाइट बीम्स को चकमा देते हुए वॉरशिप्स की ओर लपके। कॉकपिट में मौजूद लोगों ने मुट्ठियां भींच लीं और उनकी आंखों में उम्मीद की आग जल उठी। इंटरस्टेलर वॉर में स्पिरिचुअलिस्ट्स की भूमिका बेहद अहम होती है। टियर 6 स्पिरिचुअलिस्ट एक वॉरशिप तबाह कर सकता है। टियर 7 10 या दर्जनों वॉरशिप्स को टक्कर दे सकता है और टियर 8 या 9 जैसे पावर हाउस अकेले पूरी फ्लीट को चुनौती दे सकते हैं। लीडर टियर 7 था, जबकि सेकंड और थर्ड इन कमांड पावरफुल टियर 6 थे। तीनों मिलकर इन 15 वॉरशिप्स की नाकेबंदी तोड़ सकते थे। उसी वक्त कॉकपिट के बाहर तैनात गार्ड्स भी अंदर आ गए। तुम लोग जहाज संभालो, बाकी सब हम। गार्ड कैप्टन की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि हालात पलट गए। अचानक हंगामा मच गया और एक पल में ब्लैक फ्रॉस्ट ब्लेड चमकी। फटाफट लताएं सी उभरी और सभी गार्ड्स और पायलट्स जकड़ लिए गए। किन तियान ने बिना भाव बदले स्टार थीव्स को खत्म कर दिया। कॉकपिट में बस मेन पायलट और को पायलट ही जिंदा छोड़े गए। वो स्क्रीन पर देख रहा था जहां तीनों लीडर्स वॉरशिप्स की तरफ बढ़ रहे थे। उसके होठों पर ठंडी मुस्कान आ गई। खुद को बहुत ज्यादा समझ रहे हैं। मिलिट्री डिपार्टमेंट की ताकत के सामने उनका ये कदम आग में कूदने जैसा था। लेकिन ये किन तियान के लिए फायदेमंद था क्योंकि सबसे बड़े सिरदर्द रास्ते से हट चुके थे। अब अगला फेज उसका था। 100 स्टार थीव्स को अपने गुनाहों की भारी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। एपिसोड 292 टैलेंट रिसाइकलिंग सेंटर कारसास। कॉकपिट का कंट्रोल लेते ही किन तियान ने कत्लेआम शुरू कर दिया। उसने एक हाथ से जिएला की मेन बेल पकड़ी और लगातार उसमें इंड्यूसिंग टॉक्सिन भरता रहा। फुश। वेंटिलेशन डक्ट के अंदर एमराल्ड रंग की बेलें जिंदा चीजों की तरह लहराने लगीं। किन तियान की हथेली में जिएला की मेन बेल हल्के से कांपी और डार्क ग्रीन जहर उसकी नसों में बहता हुआ बेल की सतह पर बारीक बूंदों में जम गया। शुरू करो, किन तियान ने धीमे से कहा। अगले ही पल हजारों टेंड्रिल्स एक साथ कांप उठी। वेंटिलेशन सिस्टम में छुपी सब बेलें जहरीले सांपों की तरह जाग उठी और हर केबिन में जानलेवा जहरीली गैस छोड़ने लगी। मेटल कॉरिडोर में एक स्टार थीव जो मैगजीन में गोलियां भर रहा था अचानक जोर जोर से खांसने लगा। उसने कंफ्यूज्ड होकर मुंह पहुंचा और देखा कि उसकी हथेली काले खून से सनी हुई है। मैं खांसी, ये क्यों? उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसकी स्किन बहुत तेजी से ग्रे होने लगी। आसपास मौजूद कई लोग एक साथ जमीन पर गिर पड़े। कोई गले को पकड़कर तड़प रहा था, कोई बेहोश होकर गिर चुका था। सिर्फ 3 स्टार थीफ जिनके चेहरे पर फिल्ट्रेशन मास्क थे खड़े रह गए। मास्क के नीचे भी उनके चेहरे डर से सफेद थे। कुछ देर बाद ब्लडी एरिना में फैला के एरिना के बीच बने ऊंचे प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। उसकी नजरें लगातार चारों तरफ घूम रही थीं। उसके पीछे पूरी तरह हथियारबंद सैकड़ों स्टार थीफ थे। प्लाज्मा राइफल्स के चार्ज होने की हल्की आवाज गूंज रही थी। सबकी निगाहें एंट्रेंस पर टिकी थीं। अचानक खांसी खांसी। फैलाके के दाहिनी तरफ खड़ा एक स्टार थीफ अचानक झुक गया और जोर से खांसने लगा। उसने मुंह ढकने की कोशिश की, लेकिन काला खून उसकी उंगलियों के बीच से रिसकर मेटल फ्लोर पर टपकने लगा। अरे क्या हुआ?
पास खड़ा साथी उसे संभालने बढ़ा ही था कि वो अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें उखड़ने लगी, स्किन तेजी से ग्रे हो गई और फिर वो बिल्कुल शांत हो गया। फैलाके की आंखें फैल गईं। उसके कुछ कहने से पहले ही चारों तरफ दर्द भरी आवाजें उठने लगीं। मेरा गला, हेल्प, मुझे हेल्प चाहिए। खांसी और घुटन की आवाजें चारों तरफ फैल गईं। डोमिनो की तरह स्टार थीफ एक के बाद एक गिरने लगे। कुछ लोग अपने गले को पकड़कर तड़प रहे थे, कुछ जमीन पर बैठकर खून की उल्टियां कर रहे थे और कुछ पागलों की तरह अपनी आर्मर नोच रहे थे जैसे अंदर कुछ जल रहा हो। कुछ ही पलों में फैलाके के आसपास लगभग 100 लोग गिर चुके थे। क्या? फैलाके का चेहरा पूरी तरह बदल गया। आखिर हो क्या रहा है? जहर, ये जहरीली गैस है, एक स्टार थीफ चीख पड़ा। वेंटिलेशन सिस्टम से आ रही है। बचे हुए स्टार थीफ डर के मारे पीछे हटने लगे। कुछ ने जल्दी से फिल्ट्रेशन मास्क पहने, कुछ ने कपड़ा फाड़कर नाक और मुंह ढक लिया। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि मास्क पहने हुए लोग भी खांसने लगे। फैलाके ने वेंटिलेशन ओपनिंग की तरफ देखा। स्पिरिचुअल पावर से उसे हवा में गड़बड़ी साफ महसूस हुई, लेकिन वो ये समझ नहीं पा रहा था कि कुछ लोग तुरंत मर रहे थे जबकि कुछ पर जैसे उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। एरिना, एग्जीक्यूशन चैम्बर, कॉम्बैट प्रिपरेशन एरिया, पूरे स्पेसशिप में स्टार थीफ गिरते जा रहे थे। डर महामारी की तरह फैल रहा था। हजारों स्टार थीफ्स में से इस जहरीली गैस की लहर में कम से कम 30% मारे जा चुके थे। इनमें ज्यादातर स्पिरिचुअलिस्ट या सुपर पावर यूजर थे। कुछ के टैलेंट कमजोर थे तो कुछ के पास खास ब्लड लाइन या एबिलिटी थी। सिस्टम पैनल पर इवोल्यूशन पॉइंट्स पागलों की तरह बढ़ने लगे। उसी वक्त सफेद, हरे, नीले रंग के टैलेंट लाइट स्फीयर्स मेटल दीवारों को पार करते हुए जैसे बुलाए गए हों, किन तियान की तरफ दौड़े और उसके शरीर में समा गए। किन तियान कराह उठा और एक घुटने पर बैठ गया। उसने पहले कभी एक साथ इतने टैलेंट लाइट स्फीयर्स नहीं लिए थे। शरीर के अंदर जबरदस्त रिएक्शन शुरू हो गया। उसकी स्किन पर अजीब पैटर्न उभरने लगे, कभी आग जैसे लाल, कभी बर्फ जैसे नीले। अलग अलग टैलेंट उसकी नसों में टकरा रहे थे, एक दूसरे को धक्का देते हुए। कमबख्त, आखिर ये हो ही गया। उसे पहले से अंदाजा था, जब शिकार की संख्या एक लेवल से ऊपर जाती है तो अलग अलग टैलेंट्स का टकराव होना तय था। जानते हुए भी इसे टाला नहीं जा सकता था, सहन करना ही पड़ेगा। किन तियान ने दांत भींच लिए। तभी उसके दिमाग में एक जाना पहचाना इलेक्ट्रॉनिक आवाज गूंजी। वार्निंग, मल्टीपल टैलेंट कॉन्फ्लिक्ट डिटेक्टेड, टैलेंट रिसाइकलिंग स्टेशन एक्टिवेटेड। उसके दिमाग में सैकड़ों टैलेंट लाइट स्फीयर्स के पास एक आइकन उभरा, बिल्कुल डस्टबिन जैसा। साथ ही ढेर सारी जानकारी उसकी चेतना में घुल गई। टैलेंट रिसाइकलिंग स्टेशन। किन तियान की आंखों में हैरानी चमक उठी। टैलेंट रिसाइकलिंग स्टेशन नाम की तरह फिलहाल बेकार टैलेंट लाइट स्फीयर्स को इसमें डालने की सुविधा देता था। बाद में अगर कोई टैलेंट बेकार निकला तो उसे इवोल्यूशन पॉइंट्स में बदला जा सकता था, और अगर कोई टैलेंट काम का हुआ तो उसे बाहर निकालकर दोबारा शरीर में मिलाया जा सकता था। इस फीचर ने अभी और भविष्य में होने वाले टैलेंट कॉन्फ्लिक्ट की सबसे बड़ी समस्या हल कर दी थी। रिसाइकल करो, सबको रिसाइकल करो। किन तियान ने नए मिले सारे टैलेंट लाइट स्फीयर्स रिसाइकलिंग स्टेशन में झोंक दिए। जब सब शांत हो जाएगा तब वो एक एक टैलेंट को ध्यान से देखेगा और सबसे कीमती हाई पोटेंशियल वाले टैलेंट चुनेगा। एपिसोड 293, टैलेंट रिसाइकलिंग स्टेशन, कारसाज भाग 2। जैसे ही टैलेंट वापस लिया गया, शरीर के अंदर चल रहा एनर्जी कॉन्फ्लिक्ट तुरंत गायब हो गया। किन तियान ने राहत की सांस ली। अब मैं ठीक हूँ और अब बारी तुम्हारी है मरने की। किन तियान ने हथेलियां रगड़ी। वो जैसे ही अगला कत्लेआम शुरू करने वाला था, अचानक उसे महसूस हुआ कि सोल सील की फीलिंग तेजी से कमजोर हो रही है। वो है डॉक्टर कार्ल। ये ठीक नहीं है। किन तियान का चेहरा बदल गया। कुछ मिनट पहले लैब के अंदर तीखी अलार्म की आवाज गूंजी। एम्पायर की स्टारशिप अटैक कर रही है, सभी लोग बैटल के लिए तैयार हों। क्या एम्पायर की स्टारशिप आ गई? सारे एक्सपेरिमेंटर्स के चेहरे उड़ गए। पैनिक और डर दिल में भर गया। उन्हें अच्छी तरह पता था, अगर एम्पायर को उनके किए गए एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पता चल गया तो सजा बेहद भयानक होगी। डॉक्टर कार्ल की आंखों में चमक आई। एम्पायर की स्टारशिप सच में आ चुकी थी। ये और भी अच्छा था, वो काफी समय से 100 स्टार थीव्स के इस जुगाड़ू एक्सपेरिमेंटल एनवायरनमेंट से नाखुश था। अगर उसे एम्पायर के रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाने का मौका मिल जाए जहां बेहिसाब रिसोर्सेज हों, तो पर्सनल फ्रीडम की कीमत पर भी वो तैयार था। ऊपर से अगर वो एम्पायर के रिसर्च सिस्टम में अपनी जगह बना ले तो ये उसके मास्टर के लिए भी फायदेमंद होता। एक टॉप साइंटिस्ट का स्टेटस, रिसोर्स और पावर कई बार मिलिट्री या हाई ऑफिशियल्स के बराबर होता है। डॉक्टर कार्ल सेंट्रल कंट्रोल पैनल तक गया, लैब का दरवाजा बंद किया, फिर पलटकर एक्सपेरिमेंटर्स से बोला, एम्पायर की स्टारशिप के आने के बाद 100 स्टार थीव्स खत्म हैं, लेकिन हम रिसर्चर्स के पास पीछे हटने की गुंजाइश है। तुरंत लैब साफ करो और सारा डेटा बैकअप लो।
हो सकता है यही डेटा हमारी जान बचा ले। जी, ये सुनते ही एक्सपेरिमेंटर्स को जैसे लाइफलाइन मिल गई। सब फुर्ती से काम में जुट गए। डॉक्टर कार्ल ने ये सीन देखा और हल्का सा सिर हिलाया। असल में वो बहुत पहले ही सारा डेटा बैकअप कर चुका था, लेकिन अपनी पाला बदलने की बात को नेचुरल दिखाने के लिए उसने ये सब प्लान किया था। तभी डॉक्टर कार्ल, एक फीमेल रिसर्चर पास आई और धीमे से बोली, क्या आप लीडर को धोखा देकर एम्पायर में जाने वाले हैं? डॉक्टर कार्ल ने भौहें सिकोड़ लीं और नीची आवाज में बोला, धोखा? तुम क्या कहना चाहती हो? लीडर और मैं कोऑपरेशन में हैं, इसमें कोई फटाक? उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि डॉक्टर कार्ल का सिर धड़ से अलग हो चुका था। उभरी हुई आंखों में गहरा शौक जमा हुआ था। खून चारों तरफ उछल पड़ा। खून से सना ये बेरहम सीन बाकी सारे रिसर्चर्स को सुनकर गया। सब वहीं जमे खड़े रह गए। जो भी लीडर से गद्दारी करेगा उसे मरना होगा। जो फीमेल रिसर्चर पहले शांत और कमजोर लगती थी, उसका चेहरा अब बर्फ की तरह ठंडा था। उसके हाथ में सिल्वर स्कैल्पल था, जिस पर हल्की पीली स्पिरिचुअल एनर्जी घूम रही थी। उसकी आंखों में साफ कत्ल की नीयत चमक रही थी। फुश फुश फुश, स्कैल्पल हवा में सिल्वर आर्क बनाता हुआ घूम गया। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि मूवमेंट दिखना भी मुश्किल था। अगले ही पल सारे रिसर्चर्स एक साथ जड़ हो गए। उनकी आंखें सिकुड़ गईं और गले पर एक बेहद पतली सी खून की लकीर उभर आई। लकीर धीरे धीरे फैलने लगी और फिर छिश खून फवारे की तरह फूट पड़ा। सफेद दीवारें और नाजुक मशीनें लाल रंग से भर गईं। पूरी लैब एक खौफनाक तस्वीर बन चुकी थी। फीमेल रिसर्चर ने बिना किसी भाव के स्कैल्पल वापस लिया। ब्लेड से टपकता खून जमीन पर छोटे छोटे काले निशान छोड़ रहा था। उसके लिए ये कत्लेआम बस धूल झाड़ने जैसा था। उसी पल उसके नर्व्स अचानक टाइट हो गए। पीछे से एक ठंडी, जहरीली किलिंग इंटेंट झपट कर आई। वो तेजी से घूमी, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसके बिल्कुल पीछे एक सख्त चेहरे वाला आदमी खड़ा था, इतना पास कि उसकी सांस तक महसूस हो रही थी। उसकी आंखें ब्लेड की तरह तेज थीं और किलिंग इंटेंट लगभग छूने लायक थी। तुम, उसकी आवाज अभी निकली ही थी। धड़ाम, आदमी की मुट्ठी उल्का की तरह आगे बढ़ी और सीधे उसकी छाती को चीरती हुई निकल गई। मांस फट गया, हड्डियां चूर हो गईं। जबरदस्त ताकत से उसकी बॉडी में एक बड़ा सा खून से भरा छेद बन गया। फीमेल रिसर्चर ने सिर झुकाकर अपनी छाती को देखा। वहां बना वो बड़ा सा छेद जिसमें से खून झरने की तरह बह रहा था। उसके होंठ कांपे, जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों की रोशनी बुझ गई। उसका शरीर कटे हुए कठपुतली की तरह भारी आवाज के साथ गिर पड़ा। आदमी ने धीरे से अपनी मुट्ठी खींची, खून झटक दिया और जमीन पर पड़ी लाश को घूरने लगा। डॉक्टर कार्ल का सिर धड़ से अलग पड़ा था। आंखें अब भी खुली थीं, उनमें जमी हुई हैरानी साफ दिख रही थी। ये देखते ही किंतियान की मुट्ठियां कस गईं। गुस्से से उसकी नसें जल उठीं। डॉक्टर कार्ल उसके लिए बेहद अहम था। उसकी वैल्यू लीची या फेंग मोचुआन जैसे पहले जनरेशन के नाइट डीमन से कम नहीं थी। उसके प्लान के मुताबिक मिशन खत्म होने के बाद वो डॉक्टर कार्ल की बनाई यूथ पोशन को बड़े पैमाने पर बनाना चाहता था, जिससे जबरदस्त दौलत आती। इसके अलावा सुपरमैन पोशन जैसी दूसरी क्रिएशंस भी काफी पोटेंशियल रखती थी। और अगर डॉक्टर कार्ल एम्पायर के बायोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में घुस पाता तो आगे चलकर और भी कीमती रिसर्च रिजल्ट्स ला सकता था। लेकिन ये सब इस औरत ने तबाह कर दिया। उसे अंदाजा नहीं था कि 100 हंट स्टार थीव्स का लीडर डॉक्टर कार्ल के पास ही अपना जासूस बैठाए हुए था और इतनी बेरहमी से उसका सिर काट दिया जाएगा बिना किसी इलाज या सुधार का मौका दिए। कितना अफसोस। किंतियान ने गहरी सांस ली और वहां से निकलकर बाकी स्टार थीव्स का कत्लेआम जारी रखने ही वाला था। तभी भूं, एक अजीब सी साइकिक हलचल पूरी लैब में फैल गई। हवा जैसे एक पल में जम गई हो। किंतियान ने झटके से ऊपर देखा। उसकी आंखें अचानक सिकुड़ गईं। एपिसोड 294, टैलेंट रिसाइकलिंग स्टेशन, कारसास भाग 3। कारसास के कटे हुए सिर से हल्की सी आसमानी नीली धुंधली एनर्जी निकलने लगी। वो धीरे धीरे तैरती हुई, मरोड़ खाती और किसी अनदेखी ताकत से खिंचती हुई आकार लेने लगी। ये क्या है? आसमानी नीली धुंध बुरी तरह कांपने लगी, जैसे जूझ रही हो, चीख रही हो, और आखिर हिस, एक तेज गैर इंसानी चीख गूंजी। धुंध पागलों की तरह मरोड़ खा गई और पल भर में एक पारदर्शी साया बन गई। हड्डियों जैसा दुबला शरीर, फटा पुराना स्कॉलर रोब बिना हवा के लहरा रहा था और खाली आंखों के गड्ढों में 2 भूतिया नीली आग जल रही थी, जैसे नर्क से रेंगता हुआ निकला कोई प्रेत। किंतियान की सांस अटक गई। मौत के बाद स्पिरिचुअल पावर को दुनिया में बिखर जाना चाहिए था, लेकिन शायद मरने से पहले कारसास की नफरत और कड़वाहट जरूरत से ज्यादा गहरी थी, या फिर उसका अजीब दिमागी स्ट्रक्चर या सोल सील का असर, किसी वजह से उसकी आत्मा म्यूटेट हो गई थी। 1 लाख में एक अनडेड। हे अनडेड कारसास ने अपनी हड्डियों वाली हथेलियां उठाईं। उसके चारों तरफ भूतिया नीली आग बेकाबू नाचने लगी।
पूरी लैब का तापमान तेजी से गिरकर जमा देने वाली ठंड में बदल गया। उसकी नजर पहले फीमेल रिसर्चर की लाश पर पड़ी, फिर घूमकर किंतियान पर टिक गई। वो खुरदुरी फुसफुसाहट में बोला, तो यही मेरा नया शरीर है। कारसास को अपने अंदर ठंडी एनर्जी का सैलाब महसूस हुआ। अचानक उस कंकाल जैसे चेहरे पर अजीब सी मुस्कान उभर आई। तो मौत और दोबारा जन्म ऐसा लगता है। मास्टर, क्या इसे अमरता का एक अलग रूप कहेंगे? किसी हद तक। किंतियान ने आंखें आधी मूंद लीं और हवा में तैरते अनडेड कारसास को घूरा। हैरानी की बात यह थी कि ये पागल साइंटिस्ट अपने नए रूप में बेहद जल्दी ढल गया था। उसकी खुरदुरी आवाज में भी अजीब सी टेढ़ी एक्साइटमेंट झलक रही थी। सच में दिमाग से खराब पागल है, किंतियान बुदबुदाया। मरकर भी मजा ढूंढ रहा है। हालांकि कारसास अब एम्पायर के रिसर्च इंस्टीट्यूट में घुस नहीं सकता था, लेकिन इविल स्पिरिट के रूप में बच जाना उसके लिए नए रास्ते खोल रहा था। और सबसे जरूरी नेदरवर्ल्ड घोस्ट कॉन्ट्रैक्ट आखिरकार काम आ गया था। किंतियान ने हाथ उठाया। उसकी हथेली में एक डार्क रून तैरने लगा। उसके पैटर्न जिंदा चीजों की तरह रेंग रहे थे और ठंडी सिहरन फैल रही थी। उसने कारसास को घूरते हुए गहरी आवाज में कहा, कारसास, अब जब तुम जिंदा लोगों में नहीं रहे तो एक नया घोस्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। कारसास की आंखों में जलती नीली आग झिलमिला उठी। उसने धीरे से सिर घुमाया। कॉन्ट्रैक्ट? हे, दिलचस्प। किंतियान ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसकी हथेली में मौजूद रून अचानक अंधेरी रोशनी में फट पड़ा। नेदरवर्ल्ड को गवाह मानकर सोल कॉन्ट्रैक्ट स्थापित। एक ही पल में अनगिनत काली चेन रून से निकलकर कारसास के स्पिरिचुअल शरीर को जकड़ गईं। भूतिया नीली आग और काली चेन आपस में उलझ गईं। तीखी चीख गूंजी। कारसास ने कोई विरोध नहीं किया, उल्टा उसने बाहें फैला दी, कॉन्ट्रैक्ट की ताकत को अपनी सोल बॉडी में घुसने दिया। कुछ सेकंड बाद चेन कस गई और रोशनी की धारा बनकर किंतियान के शरीर में समा गई। उसी समय उसके सीने के अंदर मौजूद नेदरवर्ल्ड घोस्ट केव हल्का सा गर्म हुआ। उसके सामने एक डार्क भंवर खुल गया, जिससे सर्द और खिंचती हुई ताकत निकल रही थी। अंदर आ जाओ, यही तुम्हारा नया घर होगा। घोस्ट केव के अंदर तुम्हारी ताकत तेजी से बढ़ेगी, किंतियान ने हल्के से कहा। कारसास ने धीमी हंसी छोड़ी। उसका शरीर भूतिया नीली रोशनी में बदल गया और सीधे भंवर में घुस गया। अपने अंदर जुड़ी नई ठंडी एनर्जी को महसूस करते हुए किंतियान के होठों पर मुस्कान आ गई। घोस्ट सोल साइंटिस्ट है, शुरुआत बुरी नहीं है। वैसे अब जब तुम मरकर नए रूप में लौटे हो तो नया नाम कैसा रहेगा? कारसास कैसा लगता है? उसके सीने के अंदर ठंडी एनर्जी हल्के से हिली। मुझे पसंद है। आज से मैं हूं डेथ सिंगर कारसास। एपिसोड 295, फ्रेंजिड स्लॉटर। नेदरवर्ल्ड घोस्ट केव टैलेंट नेदरवर्ल्ड घोस्ट कॉन्ट्रैक्ट का कोर था। केव के अंदर टाइम फ्लो रियलिटी से 100 गुना अलग था। यहाँ सोल बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन और ग्रोथ बहुत स्लो होती थी, लेकिन मेंटल एनर्जी डालकर इसे तेज किया जा सकता था। ऊपर से छिंतियान के हाथ में मौजूद सोल सीलिंग सील और घोस्ट किंग सीक्रेट स्क्रिप्चर दोनों मिलकर कारसास की ग्रोथ स्पीड और कॉम्बैट एबिलिटी को जबरदस्त तरीके से बढ़ा सकते थे। कारसास खुद पहले से ही काफी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर वाला था। उसकी लेवल टियर 4 स्पिरिट मेज के बराबर थी। अनडेड बनने के बाद उसकी ताकत कम होने के बजाय और बढ़ गई। थोड़ी सी कल्टीवेशन के बाद वो आराम से टियर 5 में ब्रेक थ्रू कर सकता था। कारसास का बैकअप डेटा स्पिरिट स्पेस में रखने के बाद छिंतियान एक फ्लैश में कॉकपिट पहुंचा और सबसे पहले बैटल मैप पर नजर डाली। 100 हंट स्टार थीव्स के 3 पावरफुल लोग 10 शैडो ब्लेड डिस्ट्रॉयर को रोके हुए थे, लेकिन बाकी 5 अब भी शिप पर अटैक कर रहे थे। एनर्जी शील्ड की बची हुई वैल्यू देखकर साफ था कि ज्यादा देर नहीं लगेगी, शील्ड टूटेगी और हैच जबरदस्ती खोल दी जाएगी। स्पिरिचुअलिस्ट ट्रूप्स के शिप में घुसने से पहले छिंतियान को लिमिटेड टाइम में ज्यादा से ज्यादा स्टार थीव्स मारने थे, ताकि टैलेंट और एवोल्यूशन पॉइंट्स इकट्ठा हो सके। हुश सिल्वर लाइट चमकी और छिंतियान की फिगर भूत की तरह ब्लडी एरिना में प्रकट हो गई। उसके सामने एक नर्क जैसा सीन था। सैकड़ों स्टार थीव्स पूरी तरह पैनिक में थे। कुछ घुटनों पर बैठे अपनी गर्दन पकड़कर खून खांस रहे थे, कुछ अपने प्रोटेक्टिव सूट को पागलों की तरह फाड़ रहे थे और कई तो डर के मारे वहीं जमे खड़े थे। मेटल फ्लोर पर हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी थीं। नीले काले चेहरे, भयानक एक्सप्रेशन और जमीन पर बहता गाढ़ा काला खून जिससे तीखी बदबू उठ रही थी। जैसे ही छिंतियान अचानक प्रकट हुआ, सबकी नजरें एक साथ उसी पर टिक गईं। तुम। फेलैक की पुतलियां सिकुड़ गईं। कपड़े बदले हुए थे, फिर भी उसने छिंतियान को तुरंत पहचान लिया। ये वही बारबेरियन नहीं था जिसे सिबाडा ने मार दिया था। फेलैक और तुम सब कमीने। छिंतियान की आंखों से ठंडी किलिंग इंटेंट फूट पड़ी। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे बर्फीली ध्रुवीय हवा चीरती हुई आ रही हो। अब तुम्हारे गुनाहों का हिसाब चुकाने का टाइम आ गया है। उसकी नजर उन डरे हुए बिगड़े चेहरों पर घूमी। जिस पर भी उसकी नजर पड़ी, उसे ऐसा लगा जैसे वो सीधे बर्फीले अथाह गड्ढे में गिर रहा हो। याद है वो रॉयल सोल्जर्स जिन्हें तुमने टॉर्चर करके मारा था? याद है वो मासूम सिविलियंस जिन्हें एक्सपेरिमेंट का सब्जेक्ट बनाया गया
और वो स्लेव्स जिन्हें तुमने एरिना में काट डाला था। अब कर्ज चुकाने का वक्त है। फेलैक दहाड़ा। उसकी मसल्स फूल गईं और स्किन पर मेटालिक चमक फैल गई। वो गोल्ड एलिमेंट स्पिरिचुअलिस्ट था, अपने स्टील बॉडी पर उसे पूरा घमंड था। भगवान और भूत बनने का ड्रामा बंद करो। वो पागलों की तरह छिन तियान की तरफ झपटा। हर कदम पर मेटल फ्लोर में गहरे निशान पड़ रहे थे। मर जाओ। छिन तियान न हिला न बचा। उसने बस ठंडी नजरों से उसे देखा। जैसे ही फेलैक की मुट्ठी उसके चेहरे को छूने वाली थी, थप, एक पतला सा हाथ आराम से उस घूंसे को पकड़ चुका था जो आर्मर तोड़ सकता था। क्या? फेलैक की आंखें फट गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी पूरी ताकत से किया गया अटैक इतनी आसानी से रोक लिया गया। छिन तियान की उंगलियां धीरे धीरे कसने लगीं। क्रीक। फेलैक की स्टील फिस्ट से दांत किटकिटाने जैसी आवाज आई। क्रंच। उसकी मुट्ठी चकनाचूर हो गई। सफेद हड्डियां चमड़ी फाड़कर बाहर निकल आईं और खून फव्वारे की तरह बहने लगा। चीख निकलने से पहले ही छिन तियान का घुटना उसके पेट में जोर से घुसा। ओग। फेलैक के मुंह से खून और अंदरूनी चीजों का मिश्रण बाहर निकला और वो जमीन पर ढेर हो गया। उसने डर के साथ महसूस किया कि उसकी अजेय स्टील बॉडी इस आदमी के सामने कागज जैसी थी। छिन तियान ने ऊपर से उसे देखा। उसकी आंखों में कोई गर्माहट नहीं थी। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। कहते ही एक हरी बेल धीरे धीरे फेलैक की गर्दन के चारों ओर लिपट गई। ये सीन देखते ही आसपास के स्टार थीव्स पूरी तरह टूट गए। जिस फेलैक को वे दिल से डेमन गॉड मानते थे, वो इस आदमी के सामने बच्चे जैसा बेबस था। किसने पहले भागना शुरू किया पता नहीं, लेकिन बचे हुए लोग हर दिशा में भागने लगे। उनमें लड़ने की हिम्मत खत्म हो चुकी थी, लेकिन छिन तियान उन्हें कैसे जाने देता। भागना चाहते हो? उसने ठंडी हंसी के साथ उंगलियां चटकाईं। तुरंत ही सारे एग्जिट्स बेलों से सील हो गए। पूरा एरिना एक विशाल डेथ प्रिजन बन चुका था। जो भी दीवार तोड़ने की कोशिश करता, बेलें उसे जकड़ लेती। जल्दी मत करो। छिन तियान ने उन बेबस स्टार थीव्स को देखा। उसकी आवाज नरम थी, लेकिन खौफनाक ठंडक लिए हुए। एक एक करके तुम्हारा ब्लड डेट तुम्हारी जिंदगी से चुकाया जाएगा। बेलें स्टार थीव्स के शरीरों को भेदती हुई उनका खून और एनर्जी खींचने लगीं। उह। वे तड़पते रहे, लेकिन जिएला की बाइंडिंग से छूट नहीं पाए। छिन तियान ने बेल को पकड़ा और डार्क पर्पल सेलेस्टियल पनिशमेंट डिवाइन थंडर तेजी से बेलों के जरिए बहता हुआ स्टार थीव्स पर टूट पड़ा। चिज चिज चिज। फेलैक को छोड़कर बाकी सब बिजली से झुलस गए। उनके शरीरों से धुआं उठने लगा और लाइफ फोर्स तेजी से खत्म होने लगी। जिन्हें जिएला ने मारा, उनसे छिन तियान को कोई एवोल्यूशन पॉइंट या टैलेंट नहीं मिला। इसीलिए उसकी स्ट्रैटेजी साफ थी, जिएला से कंट्रोल और खुद हाथ से एग्जीक्यूशन, ताकि मैक्सिमम फायदा मिले। दूसरी तरफ फेलैक की गर्दन पर बेलें 2 बार लिपटी थीं। उसका मुंह खुला था और चेहरा लाल पड़ चुका था, जैसे दम घुटती मछली। डार्क पर्पल बिजली उसके शरीर पर चमक रही थी और उसकी अंदरूनी ताकत लगातार खींची जा रही थी। उसकी आंखें बाहर उभरी हुई थीं, डर और मायूसी से भरी। कठिनाई से उसने पूछा, तू आखिर है कौन? छिन तियान ने अपना हाथ उसके माथे पर रखा और शांति से बोला, जो तुम्हारा अंत करेगा। जजज डार्क पर्पल बिजली उसकी हथेली से फूटी और पल भर में फेलैक के ब्रेन नर्व्स को जला डाला। उसी पल छिन तियान की छाती में हल्की ठंडक महसूस हुई। नेदरवर्ल्ड घोस्ट केव की जबरदस्त सक्शन ने स्टार थीफ की मौत से निकली सारी मेंटल एनर्जी सोख ली। घोस्ट केव के अंदर से कारसास की गहरी खरखरी आवाज गूंजी, सिर्फ और ज्यादा मौत से ही सच्ची अनंतता जन्म लेती है। तू तो पूरा पोइट बन गया है दोस्त। छिन तियान हंस पड़ा। जिएला मांस और एनर्जी ले रहा था और कारसास सोल्स। ऐसे सोचें तो दोनों की जोड़ी परफेक्ट थी। दुश्मन की वैल्यू पूरी तरह निचोड़ ली जाती थी। ओह, लगता है कोई रह गया है। हाँ, काजिक। हंट का चार्ज काजिक संभालेगा। सिल्वर लाइट चमकी और छिन तियान वहां से गायब हो गया। कुछ मिनट बाद धम मेटल फटने की कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ स्पेसशिप का हैच रॉयल मिलिट्री के स्पेशल ब्रीच डिवाइस से जबरदस्ती खोल दिया गया। 5 पूरी तरह हथियारों से लैस स्पिरिचुअलिस्ट स्क्वाड्स नुकीले ब्लेड्स की तरह अंदर घुस आए। उनके पीछे सैकड़ों एलीट वॉरियर्स थे। एनर्जी राइफल्स की फायरिंग एक लगातार सिम्फनी बन चुकी थी। टीम ए, कॉकपिट कंट्रोल में लो। टीम बी, लेफ्ट विंग पैसेज क्लियर करो। टीम सी, कोई भी सर्वाइवर हो तो रेस्क्यू। कमांडर के ऑर्डर्स तेजी से टैक्टिकल हेडसेट्स में गूंज रहे थे। लेकिन जब वे शिप के अंदर पहुंचे तो उन्हें जिस जबरदस्त रेजिस्टेंस की उम्मीद थी वो कहीं नहीं थी। पैसेज में हर जगह स्टार थीव्स की लाशें पड़ी थीं, जो आमतौर पर खुखार गुंडे होते थे, अब अजीब पोज में जमीन पर पड़े थे। उनकी स्किन नीली धूसर थी और मुंह के किनारों पर काला सूखा खून जमा था। और भी शॉकिंग बात यह थी कि लाशें लगभग हर पैसेज में बिछी हुई थीं। जितना अंदर जाते उतनी ही ज्यादा। रिपोर्ट, एरिया बी क्लियर, कोई रेजिस्टेंस नहीं।
एरिया सी में कुछ जिंदा स्टार थीव्स मिले हैं, लेकिन सब कॉम्बैट के काबिल नहीं। एरिया डी, हे भगवान, ये तो स्लॉटर हाउस लग रहा है। हर रिपोर्ट के साथ शौक साफ झलक रहा था। वॉरियर्स आगे बढ़ते गए। उनके बूट्स गाढ़े खून के तालाबों में चिपक रहे थे। हेलमेट के पीछे उनकी आंखें चौकसी और कंफ्यूजन से भरी थीं। इतनी बदनाम गैंग अंदर से ही कैसे तबाह हो गई? जब मेन फोर्स स्पेसशिप के सेंट्रल एरिया तक पहुंची तो सामने का सीन देखकर सब एक साथ रुक गए। 100 मीटर चौड़े गोल हॉल में लाशें पहाड़ की तरह जमा थीं। खून और लाशों के बीच एक लंबी फिगर एंट्रेंस की तरफ पीठ किए खड़ी थी। उसका पैर आखिरी तड़पते स्टार थीव्स पर रखा था और हाथ में काली बैटल स्वॉर्ड थी। कदमों की आवाज सुनकर वो आदमी धीरे से मुड़ा। उसके ठंडे चेहरे पर ताजे खून की बूंदें जमी थीं। गार्ड में आओ। सैकड़ों एनर्जी राइफल्स एक साथ उसकी तरफ तान दी गईं। लेकिन अगले ही पल स्नैप। उस आदमी ने फुर्ती से रॉयल आर्मी सैल्यूट किया। उसकी आवाज स्थिर और ताकतवर थी। 7th ब्यूरो स्पेशल एक्शन टीम का कर्नल छिंतियान। सभी साथियों को सलाम। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। लीडिंग लेफ्टिनेंट कर्नल की आंखें फैल गईं। उसकी टैक्टिकल गॉगल्स में आइडेंटिटी सिस्टम पागलों की तरह चमका और फिर लाल अक्षरों में दिखा वेरिफिकेशन पास्ट। छिंतियान, वही ऑफिसर जिसने 100 हंट स्टार थीव्स में घुसपैठ की थी और रियल टाइम लोकेशन हेडक्वार्टर भेजी थी। बैटलशिप और स्पेसशिप की फाइट से लेकर अब तक इतने कम टाइम में उसने अकेले लगभग पूरी गैंग को खत्म कर दिया था। सारे वॉरियर्स घुटन भरे शौक में डूब गए। हथियार पकड़े उनके हाथ हल्के कांप रहे थे। गॉगल्स के पीछे उनकी आंखें चौड़ी थीं। कुछ तो अनजाने में आधा कदम पीछे हट गए, जैसे सामने कोई इंसान नहीं बल्कि इंसानी शक्ल में कोई प्राचीन दैत्य खड़ा हो। तब किसी के माथे से पसीने की बूंद मेटल फ्लोर पर गिरी। उस सन्नाटे में आवाज असामान्य रूप से साफ थी। लेफ्टिनेंट कर्नल का गला हिला। उसने मुंह खोला लेकिन आवाज नहीं निकली। सामने खड़ा ये दुबला सा ऑफिसर इतनी भयानक ब्लडथर्स्टी आभा फैला रहा था कि वो लगभग महसूस की जा सकती थी। लाशों के ढेर, स्टार थीव्स के चेहरों पर जमी दहशत, सब कुछ इस जगह पर हुई क्रूर हत्या की कहानी सुना रहा था। स्नैप। मेटल टकराने की तेज आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। सबसे आगे खड़े एक पुराने सोल्जर ने एड़ियां टकराईं और अपनी राइफल को सीने से लगा लिया। ये रॉयल आर्मी का सबसे सम्मानजनक बैटलफील्ड सैल्यूट था। फिर दूसरा, फिर तीसरा। स्नैप स्नैप स्नैप। पूरा हॉल एक साथ सैल्यूट की आवाजों से गूंज उठा। हर वॉरियर ने पूरी ताकत से सीना तान लिया। उनकी आंखों में मौजूद शौक धीरे धीरे जलते हुए सम्मान में बदल गया। क्या आप छिंतियान के अगले मिशन के बारे में जानना चाहेंगे? एपिसोड 296, ब्लड डेमन कल्ट। जैसे ही स्पिरिचुअलिस्ट ट्रूप्स अंदर घुसे, छिंतियान पूरी तरह पीछे हट गया। ज्यादातर स्टार थीव्स वो खुद मार चुका था। बचे हुए स्टार थीव्स का शिकार अब इस स्पिरिचुअलिस्ट वॉरियर्स की टीम पर छोड़ दिया गया। छिंतियान हैच से बाहर उड़ गया। स्टेलर आर्मर ने उसके पूरे शरीर को कवर कर रखा था। थोड़ी दूरी पर रुककर वो 100 हंट स्टार थीव्स के 3 टॉप पावर हाउस और मिलिट्री स्पिरिचुअलिस्ट के बीच चल रही लड़ाई देखने लगा। 100 हंट स्टार थीव्स का लीडर, जिसे ब्लड डेमन कहा जाता था, गैंग बनने के दिन से ही मास्क पहने रहता था। किसी ने आज तक उसका असली चेहरा नहीं देखा था। रहस्यमय और बेहद पावरफुल वो टियर 7 स्पिरिचुअलिस्ट था और उसकी ब्लड लाइन लेवल बिना शक बेहद स्ट्रॉन्ग थी। सेकंड इन कमांड लिंग जुए टियर 6 4 स्टार से ऊपर का सिल्वर ब्लड लाइन स्पिरिचुअलिस्ट था। ठंडा, बेरहम और स्वॉर्डमैनशिप में माहिर। थर्ड इन कमांड फ्रॉस्ट मॉरिस टियर 6 सिल्वर लेवल स्पिरिट मेज था, जो आइस मैजिक में एक्सपर्ट था। अगर इन तीनों को खुलकर अटैक करने दिया जाता तो 10 शैडो ब्लेड डिस्ट्रॉयर टिक नहीं पाते। अच्छी बात यह थी कि इस एनसर्कलमेंट मिशन के लिए मिलिट्री ने भी कई टॉप पावर हाउस भेजे थे। तारों भरे आसमान में एनर्जी स्टॉर्म उफान पर था। 6 फिगर्स खाली स्पेस में टकरा रहे थे। हर भिड़ंत के साथ स्पिरिचुअल एनर्जी की डरावनी लहरें फैल रही थीं। शैडो ब्लेड क्लास डिस्ट्रॉयर पहले ही सेफ डिस्टेंस पर हट चुके थे। शिप के कैनन बैटलफील्ड पर लॉक थे, लेकिन फायर करने की हिम्मत नहीं थी। ये लेवल की फाइट आम हथियारों से बहुत ऊपर थी। ब्लड डेमन के चारों तरफ खून जैसी लाल स्पिरिचुअल एनर्जी लिपटी हुई थी। उसके हर हाथ हिलाने पर खून की लहरें उठती थीं। उसके सामने था ली यूए स्टार जोन की 27th आर्मी का डिप्टी कमांडर आयरन वॉल लॉसन। वो भी टियर 7 स्पिरिचुअलिस्ट था। लॉसन की बाहें मोटी स्पिरिचुअल एनर्जी आर्मर से ढकी थीं। उसने ब्लड डेमन की खूनी हथेली को सीधे ब्लॉक किया। टकराव की शॉकवेव से पास के तैरते एस्ट्रॉइड्स चूर चूर हो गए। सर छुपाकर घूमने वाला कायर, लॉसन ने ठंडी हंसी के साथ कहा। उसकी मुट्ठी में चमकदार गोल्डन लाइट इकट्ठा होने लगी। अपना असली चेहरा दिखा। ब्लड डेमन चुप रहा। मास्क के नीचे उसकी आंखों में अजीब सी चमक लहराई। अचानक उसकी फिगर धुंधली हो गई। पल भर में वो 9 खूनी शैडोज में बट गया, जो अलग अलग एंगल से लॉसन पर टूट पड़े। हर शैडो में करप्टिव एनर्जी थी, जो स्पेस तक को जलाकर टेढ़े निशान छोड़ रही थी।
वहीं दूसरी तरफ लिंग जुए की तलवार की रोशनी गैलेक्सी की तरह बरस रही थी। हर वार में स्पेस काट देने की ताकत थी। उसके सामने था टियर 6 स्वॉर्डमैनशिप मास्टर बाइये। तलवारें टकरा रही थीं और स्पिरिचुअल एनर्जी तारों के बीच चमक रही थी। तुम्हारी ब्लेड बहुत स्लो है, बाइये ने अचानक स्टाइल बदला। उसकी तलवार की नोक ने गहरी और रहस्यमय ट्रैजेक्टरी बनाई। पल भर में लिंग जुए की स्लीव पर 3 खूनी निशान उभर आए, लेकिन लिंग जुए के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान फैल गई। इंटरेस्टिंग, अब तुम मेरे लिए शार्पनिंग स्टोन बनने लायक हो। उधर एब्सोल्यूट जीरो की ठंडी धारा से घिरा मॉरिस जैसे खुद स्टारलाइट को भी फ्रीज कर रहा था। उसके सामने था फायर एलिमेंट स्पिरिचुअल मास्टर यान जिन। उसकी आग सब कुछ जला देने वाली थी। आइस और फायर की टक्कर से स्पेस में शानदार लेकिन जानलेवा एनर्जी वॉर्टेक्स बन रहा था। तुम्हारी बर्फ यान, जिन ने दोनों हाथों से सील बनाते हुए कहा। उसके पीछे एक विशाल फायर बर्ड का इल्यूजन उभरा। पर्याप्त ठंडी नहीं है। जब लड़ाई स्टेलमेट में फंस गई, लॉसन के टैक्टिकल हेडसेट में अचानक आवाज गूंजी। रिपोर्ट कमांडर, 100 हंट स्टार थीव्स का शिप पूरी तरह कंट्रोल में है। सारे होस्टेज सेफ हैं। लॉसन की आंखों में तेज चमक दौड़ गई। जाल बंद करो। लगभग उसी पल पास के एक शैडो ब्लेड शिप से 3 नई पावरफुल आभाएं उठीं। चेन होडल टियर 7 स्पिरिचुअलिस्ट, शैडो डांस शुए छिंगशान पीक टियर 6 असैसन, रॉक वू केलेई टॉप टियर डिफेंसिव पावर हाउस। डॉक्टर शे की मौत ने मिलिट्री को पूरी तरह गुस्सा दिला दिया था। हाई कमांड का साफ ऑर्डर था 100 हंट स्टार थीव्स का पूरी ताकत से सफाया। 100 हंट स्टार थीव्स के तीनों लीडर्स की ताकत जानने के बाद मिलिट्री ने सिर्फ 3 नहीं, पूरे 6 टॉप एक्सपर्ट्स भेजे थे। 2 टियर 7 और 4 टियर 6। चारों टियर 6 सिल्वर ब्लड लाइन थे और दोनों टियर 7 गोल्डन ब्लड लाइन। पहले लॉसन को डर था कि कहीं ब्लड डेमन ने शिप पर कोई चाल न छोड़ रखी हो। अगर उसे भागने की उम्मीद खत्म लगी तो वो शिप उड़ा सकता था या होस्टेज का कत्लेआम कर सकता था। इसीलिए उसने पहले सिर्फ बाइये और यान जिनको फाइट में उतारा, ताकि दुश्मन को लगे कि शायद उनके पास ब्रेक थ्रू का चांस है। लेकिन अब जब स्पिरिचुअलिस्ट वॉरियर शिप कंट्रोल कर चुके थे, तो ब्लड डेमन और उसकी टीम का खेल खत्म था। खाली स्पेस कांप उठा। 6 भयानक आभाएं एक अटूट जाल की तरह ब्लड डेमन की टीम को घेर चुकी थीं। इस फॉर्मेशन को देखकर मास्क के नीचे ब्लड डेमन की आंखों में क्रिम्सन लाइट चमकी। फॉर्मेशन बनाओ। उसके चिल्लाते ही तीनों पीठ से पीठ लगाकर त्रिकोणीय बैटल फॉर्मेशन में खड़े हो गए। लिंग जुए की ब्लेड चकाचौंध करती सिल्वर लाइट से चमक उठी। मॉरिस का शरीर क्रिस्टल जैसी आइस आर्मर में बदल गया। ब्लड डेमन ने अपनी हथेली से एसेंस ब्लड की 3 बूंदें जबरन बाहर निकाली और स्पेस में खून से लाल एक रून खींच दिया। ब्लड प्रिजन ग्रेट फॉर्मेशन एक्टिवेट। वो रून अचानक फैलकर 1 किलोमीटर चौड़ी क्रिम्सन बैरियर बन गया। लॉसन का गोल्डन फिस्ट सील उस पर टकराया, लेकिन बस लहरें उठी, बैरियर टूटा नहीं। इंटरेस्टिंग, होडल ने हंसते हुए कहा। उसकी चेन एक स्पिरिचुअल सांप की तरह लहराई। देखते हैं तुम कब तक टिकते हो। 6 पावर हाउस ने एक साथ अटैक किया। बाइये की तलवार की रोशनी गैलेक्सी की तरह बरसी। यान जिन ने हेवन बर्निंग फायर फिनिक्स बुलाया, जिसकी लपटें स्पेस को मरोड़ने लगी। वू केलेई स्टील जाइंट में बदल गया। उसका हर पंच पहाड़ तोड़ने और जमीन फाड़ने की ताकत रखता था। धम! पहली वेव ने ब्लड रेड बैरियर को जोर से हिला दिया, लेकिन वो अब भी कायम था। ब्लड डेमन ने मौके का फायदा उठाया। बैरियर के अंदर से 9 खूनी शैडोज अलग हो गए। हर एक में उसकी 70% ताकत थी और वे अलग अलग दिशाओं में टूट पड़े। छोटी चालें। लॉसन ने दोनों मुट्ठियां टकराईं। गोल्डन वेव्स चारों तरफ फैल गईं। 3 खूनी शैडोज पल भर में कुचल दिए गए, लेकिन बाकी 6 पहले ही अलग अलग शैडो ब्लेड शिप्स के करीब पहुंच चुके थे। एपिसोड 297 ब्लड डेमन कल्ट भाग 2। वारशिप को बचाओ। होडल ने जल्दी से अपनी चेन घुमा दी। सिल्वर लाइट चमकी और 2 ब्लड शैडोज कटकर बिखर गए। शुए छिंगशान और वू कुलेई ने भी एक एक शैडो को रोक लिया, लेकिन उसी क्रिटिकल पल में तीनों ब्लड डेमन्स एक साथ फट पड़े। सी ऑफ ब्लड। ब्लड डेमन ने दोनों हाथों से सील बनाई और खून की बाढ़ जैसी लहर पूरे बैटलफील्ड पर टूट पड़ी। लिंग जुए ने मौका पकड़ लिया और आगे बढ़कर तलवार घुमाई। 1000 ब्लेड्स स्पेस सिवरेंस। उधर मॉरिस ने पूरी तरह आइस लॉ को एक्टिवेट कर दिया। आसपास के कई किलोमीटर एक एब्सोल्यूट जीरो डोमेन में बदल गए। धम! बाइये को लिंग जुए की ब्लेड लाइट ने 3 कदम पीछे धकेल दिया। उसके ब्रेस्ट प्लेट पर बारीक दरार उभर आई। फ्लेमिंग की फायर फिनिक्स भी आइस डोमेन से दब गई और आग की चमक थोड़ी फीकी पड़ गई। फिर भी फायदा अब भी मिलिट्री की तरफ था। लुओसेन और होडल, दोनों टियर 7 पावर हाउस, तेजी से फॉर्मेशन संभालने लगे। गोल्डन फिस्ट सील और सिल्वर चेन मिलकर मौत का जाल बुनने लगे। फुफ! दूसरे राउंड की टक्कर में सबसे पहले लिंग जुए टूट गया। होडल की चेन उसकी तलवार के जाल को भेदती हुई उसके पेट में जा धंसी।
कटोरे जितना बड़ा खून से भरा छेद बन गया। उधर मॉरिस का आइस डोमेन भी फ्लेमिंग और वू कुलेई की जॉइंट ताकत से टूट गया। उसके मुंह के कोने से खून रिसने लगा। ये देखते ही ब्लड डेमन ने अचानक अपनी जीभ काटी और एसेंस ब्लड की एक फुहार थूक दी। ब्लड सैक्रिफाइस 10,000 सोल्स लीड। खाली स्पेस अचानक बारीक दरारों से भर गया। उन दरारों से अनगिनत बदला लेने वाली आत्माएं चीखती हुई बाहर उमड़ पड़ी। लुओ सेन का चेहरा थोड़ा बदल गया। सावधान रहो। जैसे ही मिलिट्री के पावर हाउस उन आत्माओं में उलझे, ब्लड डेमन अचानक खून की लाइट बनकर सबसे नजदीकी शैडो ब्लेड शिप की तरफ भागा। लेकिन मैं तुम्हें देख रहा था। शुए छिंगशान भूत की तरह उभरा। उसकी डैगर सीधे ब्लड डेमन की गर्दन पर थी। क्लैंग। ब्लड डेमन ने जल्दी से ब्लॉक किया। टक्कर के झटके से उसके मास्क पर दरार पड़ गई। लुओ सेन ने मौका नहीं छोड़ा और उसका गोल्डन फिस्ट सील सीधा ब्लड डेमन की पीठ पर जा धंसा। खांस। ब्लड डेमन ने ताजा खून उगल दिया और लड़खड़ा गया। उसी पल होडल की चेन कोड़े की तरह आई और उसके चेहरे पर पड़ी। धम। आखिरी वार के साथ ब्लड डेमन का मास्क पूरी तरह चकनाचूर हो गया। एक पीला चेहरा सामने आया। ऐसा चेहरा जैसे जिसने कभी सूरज की रोशनी देखी ही न हो। दूर से छिंतियान इस पूरी दिल दहला देने वाली लड़ाई को अपनी स्पिरिचुअल पावर से देख रहा था। जैसे ही उसने ब्लड डेमन का असली चेहरा देखा, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। वो इस इंसान को पहचानता था। नहीं, सही कहें तो वो उस घोस्ट एग्जामिनर की यादें थीं जिसे उसने सोल डिवावर किया था, जिन्होंने ब्लड डेमन को पहचाना। उस वक्त ब्लड डेमन और घोस्ट दोनों ने मिलकर ब्लड डेमन कल्ट में घुसपैठ की थी। दोनों ने सफलतापूर्वक ब्लड लाइन ट्रांसप्लांट सर्जरी करवाई थी। कुछ साल पहले दोनों की मुलाकात कल्ट की एक सीक्रेट मीटिंग में भी हुई थी। अब सब साफ हो रहा था। 100 स्टार थीव्स दरअसल ब्लड डेमन कल्ट के छुपे हुए मोहरे थे और डॉक्टर शे को मारने का आइडिया बहुत मुमकिन है कि ब्लड डेमन कल्ट का ही था। इसीलिए स्टार थीव्स ने डॉक्टर शे को पकड़ने के बाद उससे फायदा उठाने की कोशिश नहीं की, बल्कि सीधे उसे मार डाला। उनका मकसद एक ही था, ब्लड डेमन कल्ट के ऑर्डर पर डॉक्टर शे को खत्म करना और मिलिट्री के अहम साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट को जबरन रोक देना। ये सोचते ही छिंतियान ने बिना देरी किए स्पिरिचुअल विजडम डिवाइन अथॉरिटी की रिमोट कम्युनिकेशन यूज की। उसने सीधे टियर 7 पावर हाउस लुओ सेन को मैसेज भेजा। सर, मैं 7th ब्यूरो का कर्नल छिंतियान हूँ। मैं ब्लड डेमन को पहचानता हूँ। वो ब्लड डेमन कल्ट का मेंबर है। लुओ सेन की आंखों में तेज चमक दौड़ गई। छिंतियान, ये नाम उसके लिए नया नहीं था। आज ये एनसर्कलमेंट ऑपरेशन सफल हो पाया क्योंकि कर्नल छिंतियान ने चोरी से 100 स्टार थीव्स के शिप में घुसकर लोकेशन भेजी थी। 7th ब्यूरो के इस एलीट की बात पर लुओ सेन भरोसा करने को तैयार था। ब्लड डेमन कल्ट का मेंबर है। लुओ सेन ने ठंडी हंसी हंसी। अगर ऐसा है तो ब्लड डेमन को इतनी आसानी से मरने नहीं दिया जा सकता। कुछ वक्त पहले ब्लड डेमन कल्ट ने जीनियस बैटल में जो स्कैंडल किया था, उसने डोंगफोंग क्लैन को बुरी तरह शर्मिंदा किया था। अगर वो ब्लड डेमन को जिंदा पकड़कर उससे कल्ट की जानकारी निकाल सके तो डोंगफोंग क्लैन से अच्छा इनाम मिलना तय था। ब्लड डेमन कल्ट का है। लुओ सेन ने बाकी 5 को मानसिक संदेश भेजा। लिंग जुए और मॉरिस मर भी जाएं तो चलेगा, लेकिन ब्लड डेमन को जिंदा पकड़ने की कोशिश करना। ये नाम सुनते ही बाकी 5 को मामले की गहराई का अंदाजा हो गया। समझ गए। होडल की सिल्वर चेन सबसे पहले हिली। अनगिनत रून वाली चेन जिंदा चीजों की तरह लिंग जुए के चारों तरफ लिपट गईं। जहां जहां वो गुजरी स्पेस तक हल्का सा मरोड़ खाने लगा। हटो। लिंग जुए ने दहाड़ते हुए तलवार क्रॉस कर दी। उसकी स्वॉर्ड टेक्निक बिजली की तरह तेज थी। स्वॉर्ड क्यूई के बीच दर्जनों चेन कट गईं। लेकिन तभी तुम्हारी तलवार में एक साफ कमजोरी है, बाइये की आवाज भूत की तरह उसके कान में गूंजी। लिंग जुए के दिल में घबराहट दौड़ गई। उसने तलवार घुमाकर ब्लॉक किया, लेकिन बाइये की तलवार उसकी सोच से भी तेज निकली। एक चमकदार ब्लेड लाइट निकली और लिंग जुए की स्पिरिचुअल एनर्जी डिफेंस टूट गई। उसका बायां कंधा खून के फव्वारे में फट गया। फुफ। वैक्यूम में खून जमकर अजीब बूंदों में बदल गया। लिंग जुए ने दबा हुआ कराह निकाला। उसकी आंखों में पागलपन चमक उठा। साथ मरेंगे। उसकी त्वचा फटने लगी जैसे दरारों में लावा बह रहा हो। ब्लड बर्निंग सीक्रेट टेक्निक। ये टेक्निक कम वक्त में कई गुना बैटल पावर निकाल देती है। सावधान, ये पूरी ताकत झोंक रहा है, शुए छिंगशान ने चेतावनी दी। लिंग जुए की आंखें खून की तरह लाल हो गईं। उसने तलवार घुमाई और एक विशाल ब्लड रेड लॉन्ग स्वॉर्ड निकल पड़ी। इस एक वार में उसकी पूरी कल्टीवेशन, स्वॉर्ड इंटेंट और सीक्रेट टेक्निक एक साथ घुल गई। खाली स्पेस में 1 किलोमीटर लंबी खून की ब्लेड लाइट कटती चली गई। एपिसोड 298 ब्लड डेमन कल्ट भाग 3 1000 ब्लेड्स टुगेदर टिल द एंड। इस जानलेवा अटैक के सामने छहों के पास फिलहाल पीछे हटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। लुओ सेन और होडल दोनों टियर 7 पावर हाउस एक साथ मूव हुए।
गोल्डन फिस्ट सील और सिल्वर चेन आपस में जुड़कर एक सॉलिड डिफेंसिव नेट बन गई। जैसे ही लिंग जुए ने आखिरी दांव के तौर पर ब्लड बर्निंग सीक्रेट टेक्निक यूज की, ब्लड डेमन की आंखों में एक खतरनाक चमक उभरी। उसने जोर से अपनी जीभ की नोक काटी और एक मुंह एसेंस ब्लड थूकते हुए दोनों हाथों से तेजी से सील बनाई। ब्लड शैडो एस्केप। अगले ही पल उसके शरीर से 9 ब्लड शैडो क्लोन अलग हो गए। हर एक की ऑरा बिल्कुल ओरिजिनल जैसी थी। ये सारे ब्लड शैडो अलग अलग दिशाओं में भागे, कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश करते हुए। मॉरिस ने दोनों हाथों से 2 आइस स्पीयर बनाई, जिनकी नोक से तेज नीली रोशनी फूट रही थी। भागने की सोच रहा है, लुओसेन ने ठंडी हंसी के साथ कहा और हथेलियां जोड़ते हुए बोला, गोल्डन केज। उसके शरीर से चमकदार गोल्डन लाइट फूटी और तुरंत ही वॉइड में एक विशाल गोल्डन केज बन गई। उसी वक्त होडेल भी मूव हुआ और सिल्वर चेन हजारों में बटकर जिंदा सांपों की तरह हर ब्लड शैडो का पीछा करने लगी। बैंग बैंग बैंग। लगातार 7 ब्लड शैडो चेन से कुचल दिए गए, लेकिन बाकी 2 केज के किनारे तक पहुंच चुके थे। इसी क्रिटिकल मोमेंट पर बाइये अचानक असली ब्लड डेमन के सामने प्रकट हुआ। तेरी ट्रिक्स बहुत पुरानी है, बाइये ने ठंडे लहजे में कहा। उसकी लॉन्ग स्वॉर्ड ने हवा में रहस्यमयी ट्रैक बनाया और तलवार की रोशनी चांदनी की तरह बरस पड़ी। उसकी ताकत ब्लड डेमन को मारने के लिए काफी नहीं थी, लेकिन उसने उसे एस्केप टेक्निक छोड़कर पूरी तरह डिफेंस में जाने पर मजबूर कर दिया। वहीं दूसरी तरफ मॉरिस की आइस स्पीयर पहले ही यान जिन के सामने पहुंच चुकी थी। जहां से भी स्पीयर गुजरी वहां स्पेस तक जमने लगी। आजा। यान जिन ने न डॉज किया न पीछे हटा। दोनों हाथों से सील बनाते हुए उसकी गर्दन में लटकी स्पिरिचुअल एनर्जी नेकलेस भड़क उठी। हेवन बर्निंग। उसके शरीर से उफनती आग की लहरें निकलीं और सीधे आइस स्पीयर से टकरा गईं। आइस और फायर की टक्कर से कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। मॉरिस का चेहरा बदल गया। उसकी आइस पावर अनएक्सपेक्टेडली दब गई थी। स्विश वूकुले कब पीछे आ गया किसी को पता ही नहीं चला। उसकी आयरन फिस्ट पहाड़ तोड़ने वाली ताकत के साथ मॉरिस की पीठ पर जा गिरी। मॉरिस ने जल्दबाजी में मुड़ते हुए आइस शील्ड बनाई, लेकिन क्रैक। शील्ड टूट गई। बची हुई ताकत सीधा उसके सीने पर पड़ी। मॉरिस ने खून उगला और लड़खड़ाता हुआ पीछे गिरा। मार। शुए किंगशान भूत की तरह पीछे से उभरा। ब्लैक लाइट की एक झलक और मॉरिस का सिर हवा में उड़ गया। दूसरी तरफ लिंग जुए ने अपना सबसे ताकतवर वार छोड़ा। उसकी ऑरा तेजी से गिर रही थी। तभी एक चेन जहरीले सांप की तरह निकली और सीधा उसके दिल को भेद गई। लिंग जुए और मॉरिस 100 हंट स्टार थीव्स के 2nd और 3rd लीडर डेड। ये सीन देखते ही ब्लड डेमन की नजरें बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। उसके चारों तरफ ब्लड एनर्जी पागलों की तरह उछलने लगी। ब्लड डेमन डिसइंटीग्रेशन। उसका शरीर अचानक फूल गया और स्किन पर घने ब्लड कलर रून्स उभर आए। खतरनाक एनर्जी फ्लक्चुएशन से आसपास का स्पेस तक मुड़ने लगा। केयरफुल, ये भी फुल पावर जा रहा है, होडेल ने तेज आवाज में चेताया, लेकिन लुओसेन ने बस ठंडी फुंकार भरी। मरने से पहले की तड़प। उसने दोनों हथेलियां आगे धकेली। उसकी गोल्डन ब्लड लाइन पूरी ताकत से फट पड़ी। आसमान से 100 मीटर चौड़ा गोल्डन लाइट पिलर नीचे उतरा, ब्लड डेमन को पूरी तरह ढकते हुए। उसी वक्त होडेल की सिल्वर चेन ड्रैगन और सांपों की तरह लिपट गई। बूम। ब्लड डेमन की आंखों से भयानक ब्लड बीम फूटी। ट्रू ब्लड डेमन फॉर्म। गर्जना के साथ उसका शरीर 3 मीटर से भी ऊंचा हो गया। उसकी स्किन पूरी तरह डार्क रेड बन गई और माथे से 2 खतरनाक बोन हॉर्न निकल आए। उसकी पीठ से शुद्ध ब्लड एनर्जी से बने पंख फैल गए। ब्लड डेमन ने आसमान की तरफ चीख मारी। साउंड वेव्स ठोस ब्लड रिपल्स की तरह फैल गईं। सबसे पास खड़ा शुए किंगशान दर्द से कराहा और उसकी 7 इंद्रियों से खून बहने लगा। तुम सब मरो। ब्लड डेमन ने पंख फड़फड़ाए। उसकी स्पीड खतरनाक लेवल पर पहुंच गई। उसकी तेज बोन क्लॉज ने होडेल की चेन डिफेंस चीर दी, उसके सीने पर 5 गहरे जख्म छोड़ते हुए। फुफ। होडेल ने खून उगला और तेजी से पीछे हटा। ब्लड डेमन ने बिना रुके हमला जारी रखा और वो स्पिरिट मेज यान जिनकी तरफ मुड़ा, लेकिन वो को ले टाइम पर पहुंच गया और उसे रोक लिया। फॉर्म अप। लुओसेन गर्जा। गोल्डन डेमन सप्रेशन सील। 6 अलग अलग एट्रीब्यूट की स्पिरिचुअल एनर्जी मिलकर एक नेट बन गई, जिसने ब्लड डेमन को बीच में फंसा लिया। वॉइड में गोल्डन रून्स उभरे, चेन की तरह उसे जकड़ते हुए। ब्लड डेमन पागलों की तरह छटपटाया। इसी पल अब बाई ने लॉन्ग स्वॉर्ड खींची। बिजली जैसी फास्ट स्ट्राइक ब्लड डेमन की पीठ से घुसकर सीने के पार निकल गई। होडेल ने मौका नहीं छोड़ा। सिल्वर चेन जहरीले सांप की तरह लिपटी और उसे कसकर बांध लिया। लुओसेन ने उसकी खोपड़ी पर हथेली दे मारी और गोल्डन स्पिरिचुअल एनर्जी सैलाब की तरह उमड़ी और उसके अंदर उफन रही ब्लड एनर्जी को जबरदस्ती दबा दिया। फुफ। ब्लड डेमन ने एक मुंह खून उगला। उसके ब्लड कलर पंख इंच दर इंच बिखरने लगे। आंखों की लाल चमक धीरे धीरे बुझ गई। आखिरकार उसका सिर ढलका और वो पूरी तरह बेहोश हो गया।
इसके साथ ही 100 हंटस्टार थीव्स के सारे मेंबर्स खत्म कर दिए गए। एपिसोड 299 मिलिट्री डिपार्टमेंट के बिगविग्स की मान्यता। ब्लड डेमन को काबू में करने के बाद लुओ सेन ने सिर घुमाया और कई किलोमीटर दूर खड़े किन तियान की तरफ देखा। लुओ सेन की नजर महसूस करते ही किन तियान तुरंत उड़कर आया, मिलिट्री डिपार्टमेंट के 6 पावर हाउस के सामने पहुंचा और स्टैंडर्ड मिलिट्री सैल्यूट किया। 7th ब्यूरो का कर्नल किन तियान सभी कमांडर्स को रिपोर्ट कर रहा हूं। कर्नल किन तियान। लुओ सेन के चेहरे पर मुस्कान उभरी। यान छिंग ने तुम्हारा जिक्र मुझसे कई बार किया है। इस ऑपरेशन की सक्सेस में तुम्हारा बड़ा क्रेडिट है। उसने दूर खड़े स्टार पायरेट ग्रुप के जहाजों की तरफ देखा, आवाज में गहरी भावना थी। 100 हंटस्टार थीव्स 20 साल से भी ज्यादा वक्त से एज्योर वुडस्टार रियल में तबाही मचा रहे थे। क्रूज शिप्स और कारवां पर बार बार रेड उनके गुनाह गिने नहीं जा सकते। इतने सालों में जजमेंट कोर्ट ने दर्जनों स्पेशल टास्क टीम्स भेजी, लेकिन हर बार खाली हाथ लौटना पड़ा। होडेल ने अपनी चेन समेटते हुए सिर हिलाया। ये स्टार थीव्स सिर्फ ताकतवर ही नहीं थे, बल्कि बेहद सतर्क और चालाक भी। इनके जहाज कभी ग्राउंड पर लैंड नहीं करते थे और जो भी अंदर जाता था उसकी सख्त जांच होती थी ताकि लोकेशन लीक न हो। यहाँ टियर 7 एक्सपर्ट की आंखों में तारीफ साफ झलक रही थी। कर्नल किन तियान ने अकेले 100 हंटस्टार थीव्स में घुसपैठ की। न सिर्फ सेफ लौटे, बल्कि हमें घात लगाने का परफेक्ट मौका भी दिया। ऐसी हिम्मत और ताकत वाकई काबिले तारीफ है। आप ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। मिलिट्री डिपार्टमेंट के सपोर्ट के बिना ये मुमकिन नहीं था। किन तियान ने हल्का सा झुकते हुए सच्चे दिल से कहा। ये सुनकर लुओ सेन की आंखों में और भी सराहना आ गई। उसने किन तियान के कंधे पर हाथ रखा और खुलकर हंसा। अच्छा, न घमंड न जल्दबाजी, असली टैलेंट यही होता है। फिर उसने बाकी पावर हाउस की तरफ देखा यही टैलेंट हमें मिलिट्री डिपार्टमेंट में चाहिए। बाकी सब ने भी सहमति में सिर हिलाया। कुछ देर बाद लुओ सेन का लहजा गंभीर हो गया। किन तियान, ब्लड डेमन कल्ट से जुड़ी इंटेल अगर वेरीफाई हुई तो मिलिट्री डिपार्टमेंट तुम्हें जरूर बड़ा रिवॉर्ड देगा। और ब्लड डेमन की इंट्रोगेशन के बाद मुझे लगता है डोंगफोंग क्लैन भी कुछ कहना चाहेगा। सब जानते थे कि डोंगफोंग क्लैन के तरीकों के सामने ब्लड डेमन चाहे टियर 7 ही क्यों ना हो, सीक्रेट्स नहीं छुपा सकता। अगर ब्लड डेमन के जरिए कल्ट का हेडक्वार्टर मिल गया तो किन तियान को डोंगफोंग क्लैन से ऐसा रिवॉर्ड मिलेगा जो नॉर्मल मिलिट्री मेरिट से कहीं ऊपर होगा। किन तियान का एक्सप्रेशन शांत ही रहा। उसने फिर से स्टैंडर्ड सैल्यूट किया। जी सर, गाइडेंस के लिए धन्यवाद। कुछ देर बाद जब लुओ सेन और बाकी लोग 100 हंटस्टार थीव्स के जहाज के अंदर दाखिल हुए तो खून की तीखी बदबू ने सीधा वार किया। ब्लडी एरिना में मेटल फ्लोरिंग की हर दरार में सूखा खून जमा था। एग्जीक्यूशन रूम तो और भी भयानक था। वहां दीवारों पर उंगलियां, कान, यहां तक कि पूरी इंसानी खाल टंगी थी। अंदर एक विशाल भट्टी लगातार जल रही थी जिसमें आधे पिघले शव तैर रहे थे। एग्जीक्यूशन रूम के सबसे अंदर दर्जन भर कैदी मुश्किल से जिंदा थे। उनके शरीर जख्मों से भरे थे। किसी के नाखून उखाड़ दिए गए थे, किसी की आंखें निकाल ली गई थीं। ये जानवर यान जिनकी मुट्ठियां कस गईं। लुओ सेन का चेहरा भी सख्त था। मेडिकल टीम, घायलों को तुरंत वॉरशिप पर शिफ्ट करो। जल्दी। कमांडर, घायलों को एक जगह इकट्ठा कर दीजिए। मैं उन्हें हील कर सकता हूं। इसी वक्त किन तियान ने अचानक कहा। जल्द ही स्पेसशिप के सेंट्रल हॉल में सैकड़ों अपंग और घायल लोग जमा हो गए। किन तियान हॉल के बीच खड़ा हुआ और गहरी सांस लेकर दोनों हाथ ऊपर उठाए। अचानक उसके शरीर से चमकीली हरी रोशनी फूट पड़ी। हिम्न ऑफ लाइफ। किन तियान की गहरी आवाज के साथ ही एक मिरेकल हुआ। अंधी मां का शरीर कांप उठा और उसकी नई आंखें नंगी आंखों से दिखने वाली स्पीड से उगने लगीं। बच्ची के कटे हुए पैरों से हड्डियां और मसल्स पौधों की तरह उगने लगे। हॉल में सिसकियां, हैरानी की आवाजें और धन्यवाद की बातें गूंजने लगीं। सुन्न आंखों में फिर से चमक आ गई। लुओ सेन और बाकी सब ये सीन देखकर स्तब्ध थे। अगर उन्हें किन तियान की पहचान न पता होती तो वो समझते कि ये डोंगफोंग क्लैन का कोई होली ब्लड डिसेंडेंट है। मेरी आंखें, मैं फिर से देख पा रही हूं। ये हाथ सच में वापस आ गए। जिस मां की आंखें सबसे पहले लौटी थीं, वो कांपते हाथों से अपनी बेटी के नए पैरों को सहलाने लगी। मां ने आंसुओं से भरी आंखों से अपने उद्धारकर्ता को देखा और किन तियान के सामने घुटनों के बल बैठ गई। उपकारी, उपकारी। जल्द ही पूरे हॉल में रोने और धन्यवाद की आवाजें फैल गईं। एक मिडिल एज आदमी लड़खड़ाता हुआ आगे आया। सर, मैं 2 साल से इस नर्क में था। कभी सोचा नहीं था कि जिंदा निकलूंगा और दोबारा खड़ा हो पाऊंगा। किन तियान तुरंत आगे बढ़ा और उस मां को सहारा दिया। प्लीज उठिए, ये सब मेरा फर्ज था। आपकी जिंदगियां आपकी अपनी हैं। अब आप आजाद हैं। ये शब्द किसी बांध को तोड़ने जैसे थे। दबे हुए जज्बात सैलाब बनकर निकल पड़े। कोई आसमान की तरफ देखकर हंस रहा था, कोई जमीन को चूम रहा था। लुओ सेन ये सब देखकर अंदर ही अंदर आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया।
7th ब्यूरो को सच में एक खजाना मिल गया है। एपिसोड 300, फॉर्मलेस मार्शल आर्ट्स पर्पल, मास्टर ऑफ आर्म्स पर्पल। सब कुछ खत्म होने के बाद किन तियान लुओसेन और बाकी लोगों के साथ 27वीं आर्मी के फर्स्ट बेस बाइचुआन स्टार लौट आया। यहीं इस बार लोगों को इसी ग्रह पर रीसेटल किया जाना था। स्पेसशिप के अंदर उसका ट्रीटमेंट भी बिल्कुल बाइये, शुए छिंगशान और बाकी कुछ टियर 6 एक्सपर्ट्स जैसा ही था। सबको अलग अलग केबिन मिले हुए थे। खून की बदबू हटाने के लिए एक अच्छा सा शावर लेने के बाद किन तियान बेड पर लेट गया और आदतन इस मिशन की कमाई गिनने लगा। 100 स्टार थीव्स के लगभग 70% स्टार थीव्स उसने अकेले ही मार दिए थे। इसकी वजह से उसके इवोल्यूशन पॉइंट्स, जो पहले लगभग खत्म हो चुके थे, सीधे 2 मिलियन से ऊपर पहुंच गए। कुल मिलाकर 2.15 मिलियन। टैलेंट लाइट स्फीयर्स की बात करें तो हालत और भी ज्यादा एक्सैजरेटेड थी। रिसाइकल बिन में कुल 87 नए टैलेंट्स थे, ज्यादातर व्हाइट और ग्रीन लेवल के, और बस कुछ ही ब्लू टैलेंट लाइट स्फीयर्स। शुए याओ, लिंगजुए और मो लिसी के टैलेंट्स बिना शक सिल्वर से ऊपर यानी पर्पल लेवल के थे। लेकिन अफसोस लिंगजुए और मो लिसी की लाशें मौके पर ही रिकवर कर ली गई थीं, उसे उन्हें सर्च करने का टाइम ही नहीं मिला। हालांकि अब उसके लिए 1-2 पर्पल टैलेंट से खास फर्क नहीं पड़ता था। असल में वो अभी अपने शरीर में बहुत ज्यादा टैलेंट्स इंटीग्रेट भी नहीं करना चाहता था। किसी हद तक ढेर सारे लो लेवल टैलेंट्स रखने से बेहतर था कि कुछ बेसिक टैलेंट्स को ऑरेंज या उससे ऊपर तक रिफाइन किया जाए। उसने नए टैलेंट्स को एक एक करके देखा। ईमानदारी से कहें तो बहुत कम ऐसे थे जो उसकी नजर में आए। ज्यादातर वाटर कंट्रोल, फायर कंट्रोल, बॉडी म्यूटेशन या साधारण ब्लड लाइन एबिलिटीज थीं। इन्हें हाई लेवल तक अपग्रेड करने के बाद भी बहुत काम का होना मुश्किल था। लेकिन जो कुछ टैलेंट्स उसकी नजर में आए वो वाकई यूनिक थे। पहला था कार्ल का टैलेंट, मैग्नेटिक फील्ड सेंसिंग। ये टैलेंट अलग अलग इंसानों, क्रिएचर्स और यहाँ तक कि ऑब्जेक्ट्स के मैग्नेटिक फील्ड को भी सेंस कर सकता था। इसी टैलेंट की वजह से कार्ल एक नजर में उसका भेस पहचान पाया था। किन तियान ने इसे नाइट डेमन किंग टैलेंट में इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेशन स्मूथ रहा और मैग्नेटिक फील्ड को परसीव करने की एबिलिटी भी नाइट डेमन किंग के टैलेंट में जुड़ गई। दूसरा टैलेंट था जिसका वो काफी टाइम से इंतजार कर रहा था, मार्शल इनसाइट अवेकनिंग। टैलेंट लेवल सबसे लो व्हाइट था। किन तियान ने सीधे 2 लाख इवोल्यूशन पॉइंट्स झोंक दिए और इस टैलेंट को पर्पल तक अपग्रेड कर दिया। नाम फॉर्मलेस मार्शल प्रैक्टिस पर्पल। टाइप पैसिव टैलेंट। इंट्रोडक्शन, तुम्हारा मार्शल आर्ट्स के साथ नेचुरल रेजोनेंस है और समझ असाधारण है। कोई भी मार्शल आर्ट बहुत जल्दी मास्टर हो जाता है। दूसरों की असली लड़ाई देखते समय तुम्हारी नजरें पल भर में मूवमेंट्स को तोड़कर उनका कोर एसेंस एनालाइज कर लेती हैं और दिमाग में एक मार्शल हॉल बनाती हैं। इस मार्शल हॉल के अंदर तुम किसी भी मार्शल टेक्निक को अनगिनत बार सिमुलेट कर सकते हो, उसके बदलाव, कमियां और इंटरनल फोर्स के रास्तों को डिड्यूस करते हुए, जब तक उसका पूरा सार समझ में ना आ जाए। एक बार किसी मार्शल आर्ट को पूरी तरह मास्टर कर लेने के बाद तुम उसे और बेहतर बना सकते हो। फॉर्मलेस मार्शल प्रैक्टिस अवेकन होते ही किन तियान के दिमाग में अचानक जैसे लाइट जल गई। थंडरबोल्ट सेबर, सेलेस्टियल पनिशमेंट 9 स्ट्राइक्स, डार्क प्रिजन डेमन सप्रेसिंग फिस्ट, 9-फोल्ड थंडर फ्लैश और बोन एरोजिंग हैंड, सब पर उसे नई समझ मिली। अचानक उसने खुद को एक विशाल प्राचीन हॉल के अंदर पाया। मार्शल हॉल। हॉल की छत अंतहीन थी, जैसे उल्टा लटका हुआ तारों भरा आसमान। हॉल के ठीक बीच में हवा में एक आधा पारदर्शी छोटा सा फिगर खड़ा था। वो किन तियान का ही एक मिनी वर्जन था। सेबर की लाइट चमकी, बिजली गरजी। पहले से दमदार थंडरबोल्ट सेबर में अब अचानक फुर्ती और लचक आ गई। हर एक वार में जैसे आसमानी नियम गूंज रहे हों। मुक्कों और हथेलियों की टकराहट में डार्क प्रिजन डेमन सप्रेसिंग फिस्ट का असली मतलब सामने आया। अब वो सिर्फ एक बंधन नहीं था, बल्कि आकाश और धरती का एक अदृश्य जाल बन गया था। जब बॉडी टेक्निक बदली तो 9-फोल्ड थंडर फ्लैश में बिजली की चाल और भी रहस्यमय हो गई। 9 लेयर्स की सीमा पूरी तरह टूट गई, जैसे वो सच में ही बिजली बनकर आजादी से चल रहा हो। छोटे फिगर की हर एक मूव सीधे मार्शल आर्ट्स के असली सार में उतरती चली गई। पहले जो मूवमेंट्स का फिक्स ढांचा था वो पूरी तरह टूट चुका था। मार्शल हॉल के अंदर समय का मतलब ही जैसे खत्म हो गया था। आखिरकार जब छोटा फिगर रुक गया तो सारी प्रैक्टिस की गई मार्शल इंटेंस हॉल के बीचों बीच इकट्ठा होकर एक शानदार लाइट रिंग बन गई। स्वूश! किन तियान ने आंखें खोल दी। उसकी पुतलियों में हजारों मार्शल दाव की ट्रू मीनिंग बहती हुई नजर आई और अगले ही पल सब शांत हो गया।